पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कार्तिक को जब किडनैपर का कॉल आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारता है और बहुत ही जोर से चीखता है। उसके चीख से पता लगाया जा सकता था कि कार्तिक इस वक्त कितने गुस्से में है। रात से अगले दिन की सुबह हो जाती है लेकिन सृष्टि का कुछ पता नहीं चलता और ना ही उस कॉल का पता चल रहा था कि किसने कार्तिक को कॉल किया था। अनुराधा भी पूरी रात नहीं सोई। वो भी काफ़ी परेशान रही, दुआ कर रही थी कि उसकी भाभी जल्द से जल्द मिल जाए। कार्तिक के साथ साथ कार्तिक के सारे बॉडीगार्ड्स करण और वरुण किसी ने भी चैन की सांस नहीं ली। पूरी रात सृष्टि को ढूंढते रहे लेकिन कुछ पता नहीं चला। समय के साथ साथ कार्तिक का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। कार्तिक के धैर्य का बांध अब टूट रहा था। तभी कार्तिक का फ़ोन फिर से रिंग करता है। कार्तिक के फ़ोन पर प्राइवेट नंबर शो हो रहा था। कार्तिक झट से कॉल को रिसीव करता है। कार्तिक बहुत ही गुस्से में पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ और मेरी वाइफ को मुझे लौटा दो। सामने से उस आदमी ने कहा, लगता है मिस्टर सक्सेना आप रात भर सोए नहीं है। वैसे पता चल गया होगा कि जब कोई अपना हमसे दूर होता है तो हम पर क्या गुजरती है। मैं भी अपने अपनों के लिए ऐसे ही तड़प रहा था, ऐसे ही परेशान होकर रात भर सोया नहीं था। अगले दिन मुझे पुलिस ने बताया कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मर चुका है, उसकी लाश मिली है। जब मैंने उस लाश को देखा तो उसके शरीर का काफ़ी हिस्सा जानवरों ने खा रखा था। वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। उसके सिर पर बहुत सारी चोटें लगी हुई थी जो तूने उन्हें दी थी। भाई था वो मेरा जिसे तूने मार दिया। बहुत प्यार करता था ना तू अपनी बीवी से। तेरी बीवी भी ऐसे तड़प तड़प कर मरेगी। उसकी लाश समंदर के जानवर खाएंगे। ढूंढ लेना अपनी बीवी को किसी समंदर के किनारे पर, उसकी लाश को। कार्तिक उस आदमी को कुछ नहीं बोलता, बस खामोशी के साथ उसकी सारी बातें सुनता रहता है। उस आदमी ने आगे कहा, तूने तो मुझे मौका नहीं दिया था अपने भाई को बचाने का, लेकिन मैं तुझे ज़रूर मौका दूंगा। बचा सकता है तो बचा ले अपनी बीवी को। मैं तुझे एक एड्रेस सेंड करता हूँ, उस एड्रेस पर चुपचाप अकेले आना, किसी को अपने साथ मत लाना। तेरे पास ना तो बंदूक होनी चाहिए और ना ही कोई पुलिस वाला। पुलिस को तो कॉल करने की गलती ही मत करना, वरना एक ब्लास्ट के साथ तेरी बीवी के चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। ये बोलकर उस आदमी ने फ़ोन रख देता है। उस आदमी के फ़ोन रखते ही कार्तिक के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। जब कार्तिक उस मैसेज को चेक करता है तो उसमें एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को देखकर कार्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ सृष्टि एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। तभी सृष्टि को धीरे धीरे होश आने लगता है। सृष्टि कशमशाकर अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही सृष्टि हिलने की कोशिश करती है तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाती। सृष्टि कुछ समझ पाती उससे पहले ही सृष्टि के चेहरे पर बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा पानी फेंक दिया जाता है। सृष्टि ज़ोर ज़ोर से हाँफते हुए सांस लेने लगती है और फिर सामने देखती है तो सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी जो इस वक्त ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। उस लड़की सृष्टि के सामने एक टेबल लेकर बैठ जाती है और बोलती है, नींद खुल गई मैडम की। हमारा नींद से जगाने का तरीका अच्छा तो लगा ना तुम्हें। सृष्टि गुस्से से उस लड़की को घूर रही थी। फिर सृष्टि ने गुस्से में उस लड़की को तंज कसते हुए कहा, तो तुम्हें हिंदी भी आती है, अच्छी बात है। अब तो मैं तुम्हें जो भी कहूँगी वो तुम अच्छे से समझ सकती हो। सामने बैठी उस लड़की ने सृष्टि की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है जिससे सृष्टि का चेहरा एक तरफ हो जाता है। सृष्टि का गुस्सा बढ़ जाता है। उसने गुस्से में उस लड़की को देखते हुए कहा, एक बार मेरा हाथ खोल के देख। तेरा ये जो हाथ उठाने का शौक़ है ना, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सामने बैठी उस लड़की ने कहा, शौक़ किसका ख़त्म होगा, मेरा या तेरा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तू तो बस एक मोहरा है। असली बदला तो मुझे तेरे पति से लेना है, क्योंकि तेरे पति को बहुत शौक़ है ना लोगों को मारने का। उसने मेरे भाई को मारा है और अब मैं उसे ऐसी सज़ा दूँगी, ऐसी सज़ा दूँगी। मारिया बोल ही रही थी कि तभी सृष्टि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे हंसता हुआ देखकर मारिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तेरे पति मरने वाला है, इसके गम में तू अब से पागल हो रही है। सृष्टि ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा,
100 बकरियों के मिमियाने से शेर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शेर के एक दहाड़ से पूरा जंगल शांत हो जाता है। और तू शेर का शिकार करने की बात कर रही है, वो भी कैसा शेर? सर्कस का नहीं, जंगल का शेर है, आदमखोर शेर। और शेर की क्वीन पर हाथ डालकर तूने तो वैसे भी शेर को भड़का दिया है। अब तो पता नहीं तेरा क्या होगा। सृष्टि की कॉन्फिडेंस को देखकर मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत भरोसा है तुझे अपने पति पर। तू रात से गायब है और तेरा पति तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक उसे ये पता नहीं लग पाया कि तू कहाँ है। और जब तक तेरा पति तुझ तक पहुँचेगा तब तक मेरे सारे आदमी तेरे साथ मज़े कर चुके होंगे और फिर तेरे पति को सिर्फ तेरी लाश मिलेगी। मारिया अभी बोल ही रही थी कि तभी वहाँ खड़े सभी के कानों में बहुत सारी गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आती है। सृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, ये लो आ गई, अब तेरा चैप्टर यहीं पे क्लोज। कार्तिक की गाड़ी एक बंद फैक्ट्री के आगे रुकती है। कार्तिक के सारे बॉडीगार्ड्स ने फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया था। कार्तिक के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा और हाथ में गन लिए वो अंदर आता है। मारिया अपनी हैरान नज़रों से कार्तिक को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक को कैसे पता लगा कि सृष्टि को उसने किडनैप किया है। जबकि मारिया ने कार्तिक से फ़ोन पर बात की थी तब तो उसने डिवाइस लगाकर बात की थी, जिससे कार्तिक को एक लड़के की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर भी कार्तिक ने कैसे पता लगा लिया? उसने तो उसे गलत एड्रेस भेजा था, तो फिर कार्तिक इस एड्रेस पर कैसे आ गया? दरअसल जब कार्तिक को मारिया का फ़ोन आया था तो फ़ोन पर बात करने के बाद, कॉल कट जाने के बाद कार्तिक को मुस्कुराता हुआ देखकर करण कार्तिक से पूछता है, क्या हुआ? तू मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या कहा उस आदमी ने? कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, सोचा नहीं था कि मारिया में इतना दिमाग होगा और ये हमसे गेम खेलेगी। करण ने हैरान होकर कार्तिक से पूछता है, मारिया? अब ये मारिया बीच में कहाँ से आ गई? क्या उसने ही भाभी को किडनैप कराया है? लेकिन कार्तिक, तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? कार्तिक ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए अपनी गर्दन को दाएं बाएं तरफ झटकते हुए बोलता है, भाई की मौत का बदला, समंदर के किनारे लाश मिलना, सर पर बहुत सारे चोटें, पानी के जानवरों ने लाश को खाया हुआ था। कुछ समझा तो? अभी अभी हमने रिसेंटली डैनियल को ही मारा है। मैंने उसकी लाश को समंदर में फेंका था। जाहिर सी बात है उसकी लाश किनारे पर मिला होगा तो उसकी पहचान करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बॉडी पानी से फूल गई होगी। दूसरी बात, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, ये बात सिर्फ उसे पता है, जबकि ये बात मेरे किसी और दुश्मन को नहीं पता, क्योंकि सृष्टि को बाहर का कोई भी नहीं जानता। वो कुछ ही दिन पहले मेरी ज़िंदगी में वापस आई है और ये फैक्ट्री का जो एड्रेस मिला है ये बंद कंपनी का एड्रेस है। मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मुझसे पंगे लेने के बाद मैंने ही डैनियल की सारी प्रॉपर्टी को जब्त करवा दिया था और ये उसी फैक्ट्रियों में से एक है। जहाँ तक इस एड्रेस का सवाल है तो यहाँ पर सृष्टि को नहीं रखा होगा, लेकिन उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को छान मारो, उसके लीगल इनलीगल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को छान मारो। सृष्टि डैनियल के ही किसी प्रॉपर्टीज़ पर हमें ज़रूर मिल जाएगी। इस तरह से उन्हें सृष्टि का पता चल गया था। कार्तिक अपने हाथ में गन लिए फैक्ट्री के अंदर आता है और सामने सृष्टि को बंधा हुआ पाता है। सृष्टि की ऐसी हालत को देखकर कार्तिक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। कार्तिक के सारे बॉडीगार्ड ने वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उन सभी को बुरी तरह से पीट कर बेहाल कर दिया था। कार्तिक सीधा सृष्टि के पास आता है, उसके हाथ और पैर दोनों खोल देता है। सृष्टि के जैसे ही हाथ पैर खुल जाते हैं, सृष्टि खड़ी होती है, मारिया के पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। मारिया के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही वो सीधा जमीन पर मुंह के बल गिर जाती है, क्योंकि सृष्टि ने बहुत ही ज़ोर से थप्पड़ मारा था। वो उसे गुस्से से घूर कर देख रही थी। मारिया जल्दी से वापस खड़ी हो जाती है, उसे अंग्रेजी में गाली देते हुए एकदम से सृष्टि की तरफ बढ़ जाती है। वो सृष्टि को थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि मारिया का हाथ सृष्टि के गाल पर पड़ता, सृष्टि उसका हाथ पकड़कर उसके पीछे की तरफ मोड़ देती है, जिससे मारिया की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। सृष्टि ने मारिया के हाथ को गुस्से में मोड़ते हुए कहा, छिपकली की बच्ची, अब ये अंग्रेजी गाली ना अपने पास रख। अगर मैं हिंदी में 2-3 गालियाँ दे दूँ
तो तेरे कान के पर्दों से खून निकलने लगेगा। सृष्टि फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारिया को जड़ देती है, जिसे मारिया वापस से जमीन पर मुंह के बल गिर जाती है। कार्तिक बस हैरानी से सृष्टि को देख रहा था। सृष्टि का ये रूप देखकर कार्तिक के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। सृष्टि वापस से मारिया को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी कार्तिक उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे समझाते हुए बोलता है, वाइफ ही तुम अपने हाथ गंदे क्यों कर रही हो, इसे मारकर पुलिस अभी थोड़ी ही देर में आती होगी। कार्तिक के बोलने पर सृष्टि रुक जाती है। कार्तिक उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर ले जाने लगता है। कार्तिक सृष्टि को बहुत ही प्यार से गाड़ी में बैठाता है और खुद भी उसके बाजू में बैठ जाता है। फिर कार्तिक अपनी जेब में कुछ ढूंढने लगता है। उसे कुछ ढूंढता हुआ देखकर सृष्टि पूछती है, क्या हुआ, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ खो गया है? कार्तिक ने कहा, शायद मेरा फ़ोन यहीं कहीं गिर गया है, 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। बोलकर कार्तिक गाड़ी से निकल जाता है और वापस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। कार्तिक के आदमियों ने मारिया को पकड़ रखा था। मारिया घुटनों के बल बैठी हुई थी। कार्तिक अपने हाथों में गन लिए हुए मारिया के सामने अपने पंजों के बल पर बैठ जाता है। मारिया को बोलता है, तुम्हारा भाई बहुत ही घटिया इंसान था, इसलिए मैंने उसको मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें इन सब में नहीं घसीटना चाहता था। लेकिन कार्तिक सक्सेना की बीवी को हाथ लगाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कार्तिक सक्सेना गलती करने वालों को माफ़ी नहीं देता, सजा देता है। मारिया कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोली ही थी कि तभी कार्तिक उसके बोलने से पहले ही मारिया के माथे के बीचों बीच गोली चला देता है। मारिया के शब्द उसके मुंह में दब जाते हैं और उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद कार्तिक और सृष्टि घर की तरफ जा रहे थे। सृष्टि कार्तिक के सीने से लगकर सो रही थी। गाड़ी होटल के सामने पहुंचती है तो कार्तिक सृष्टि की नींद खराब ना करते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर होटल रूम में ले जाने लगता है। अनुराधा जो कब से परेशान होकर हॉल रूम में चक्कर काट रही थी, जैसे ही कार्तिक को सृष्टि को अपने गोद में लाता हुआ देखती है तो झट से आकर अपने भाई से पूछती है, भाई क्या हुआ, भाभी को आपने इस तरह से उन्हें गोद में क्यों उठा रखा है? भाभी ठीक तो है, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? कार्तिक ने अनुराधा को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चे, तुम्हारे भाभी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो अभी सो रही है, इसलिए मैं उसे उठा कर लाया हूँ। उसकी बात सुनकर अनुराधा ने राहत की सांस ली, फिर कार्तिक के रास्ते से हट जाती है। कार्तिक सीधा सृष्टि को अपने कमरे में ले जाता है, उसे बेड पर अच्छे से सुला देता है। फिर कार्तिक वॉशरूम में जाता है। कुछ ही देर में रेडी होकर वो अपनी नई कंपनी की प्रोग्रेस को देखने के लिए निकल जाता है, क्योंकि कल कार्तिक की न्यू कंपनी की ओपनिंग थी। कार्तिक अभी ही सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना चाहता था ताकि कल कोई गलती ना निकले। कार्तिक की ओपनिंग पर बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। इसमें शहर के बड़े से बड़ा बिजनेसमैन आने वाला था। ये कंपनी कार्तिक के लिए बहुत ही खास थी। कार्तिक इसमें कोई भी गलती नहीं रखना चाहता था। कार्तिक अपनी नई कंपनी के लोकेशन पर पहुंचता है, जहां मयूरी बाहर खड़े होकर कार्तिक के आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही कार्तिक की कार मयूरी को आते हुए दिखाई देता है तो मयूरी जल्दी से अपना हुलिया ठीक करती है। कार्तिक अपनी दमदार अंदाज में कार से बाहर निकलता है और अपने कोट के बटन को लगाते हुए अंदर की तरफ जाने लगता है। मयूरी भी कार्तिक के साथ साथ अंदर आने लगती है। कार्तिक अपनी कंपनी की बारीक से बारीक चीज़ों को भी बहुत ही ध्यान से देख रहा था। सृष्टि की आंखें करीबन दोपहर के 1 बजे खुलती है। सृष्टि बिस्तर से उठकर सीधा वॉशरूम में जाती है। जल्दी से रेडी होकर किचन की तरफ बढ़ती है। उसे बहुत ही जोरों की भूख लगी थी। सृष्टि ने बहुत ही सिंपल सा पिंक कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था, लेकिन उस सिंपल से सूट में भी सृष्टि बहुत ही प्यारी लग रही थी। किचन से आती हुई आवाज़ को सुनकर अनुराधा भी अपने कमरे से बाहर आती है। वो आज हॉस्पिटल नहीं गई थी, वो अपने भाभी के पास रहना चाहती थी, क्योंकि वो सृष्टि के लिए बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। अनुराधा सृष्टि को किचन में काम करता हुआ देखकर जल्दी से उसके पास आती है और बोलती है, भाभी आप आराम कीजिए, आप कहाँ इन सब कामों में लग गई? आपको क्या चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए अभी बना देती हूँ। अनुराधा को इतना परेशान देखकर सृष्टि ने अनुराधा को समझाते हुए कहा, रिलैक्स अनुराधा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ।
तुम परेशान मत हो, मुझे बस भूख लगी थी इसलिए मैं किचन में आ गई। सृष्टि को देखकर अनुराधा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने झट से सृष्टि के गले लग जाती है और रोने लगती है। अनुराधा को इस तरह रोता हुआ देखकर सृष्टि थोड़ा घबरा जाती है। सृष्टि जल्दी से अनुराधा को खुद से अलग करके उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए पूछती है, अनुराधा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अनु ने रोते हुए कहा, मैं बहुत ही डर गई थी भाभी। भाई के बाद आप ही मेरी ज़िंदगी में आई हो और मैं आपको खोना नहीं चाहती। भाभी, परिवार के नाम पर मेरे पास सिर्फ भाई थे और भाई के बाद अब आप हो। आप और भाई के दूर जाने के ख्याल से ही मैं डर जाती हूँ। और आप तो रात भर मुसीबत में थे, न जाने रात भर मुझे कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। मैं आपको खोना नहीं चाहती भाभी। भाई और आप मेरे लिए ज़िंदगी का सब कुछ हो, मेरे परिवार हो। परिवार के नाम पर सिर्फ आप दोनों ही हो। अगर आप दोनों को मैंने खो दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अनुराधा की बातें सुनकर सृष्टि का दिल भर आता है। उसने अनुराधा को अपने सीने से लगा लिया। उसे शांत करते हुए बोलती है, तुम्हारे भाई के होते हुए मुझे क्या हो सकता है भला? तुम बेवजह परेशान हो रही थी। अनु, क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है? तुम्हें पता है, जब मैं उन लोगों के कैद में थी तभी मुझे तुम्हारे भाई पर भरोसा था कि वो आकर मुझे बचा लेंगे। इसलिए तो मैं बेफिक्र थी, मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं था। अब तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ। कैसे तुम्हारे भाई ने उन सब लोगों की बैंड बजाई और मैंने कैसे उस छिपकली की बैंड बजाई। तुम्हें पता है मेरा किडनैप किसने करवाया था? अनुराधा ने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया, क्योंकि कार्तिक ने अनुराधा को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। सृष्टि उससे कहती है कि मेरा किडनैप उस छिपकली मारिया ने करवाया था। फिर सृष्टि ने अनुराधा को हंसाने के लिए वहाँ की सारी बातें बताने लगती है। अनुराधा और सृष्टि दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। ऐसे ही दिन कट जाता है। शाम के 4 बजे सृष्टि और अनुराधा बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे, बाहर के नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। तभी अनुराधा सृष्टि से पूछती है, भाभी, अजय आपके बचपन के दोस्त हैं ना? अजय का नाम सुनकर सृष्टि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसने चाय पीते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोलती है, अजय मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अजय से अच्छा दोस्त मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई नहीं बना। अजय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अनुराधा बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए पूछती है, भाभी, अजय की आदतें क्या क्या है? उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है? कुछ बताइए ना उनके बारे में। सृष्टि ने अजय के बारे में मुस्कुराते हुए कहा, अजय और मैं, हम दोनों साथ साथ अनाथ आश्रम में पले बड़े थे। मेरी तरह उसे भी एडॉप्ट किया गया था, लेकिन जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ उसने मुझे ढूंढ निकाला। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। लेकिन अजय ना बचपन से ही कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए तो आज उसने अपनी खुद की कंपनी खोल रखी है। छोटी है, लेकिन उसने अपनी खुद की मेहनत से खड़ी की है। किसी की हेल्प नहीं ली, खुद से खड़ा किया है अपना बिजनेस। लेकिन खाने में ना एक नंबर का नकचढ़ा है। उसे जल्दी से कोई खाना पसंद ही नहीं आता। जहाँ लोग मेरे हाथों के बने खाने की तारीफ़ करते हैं, एक यही बंदा है जो मेरे हाथ के बने खाने में भी नुक्स निकालता रहता है। और गुस्सा तो उस बंदे के नाक पर हमेशा ही रखा रहता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतना गुस्सा आता कहाँ से है। बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह है। जैसे तुम्हारे भाई को बात बात पर गुस्सा आ जाता है, वैसे अजय को भी बातों बातों में गुस्सा आ जाता है। गुस्से के मामले में अजय और तुम्हारे भाई बिल्कुल एक जैसे हैं। सृष्टि की बातें सुनते ही अनुराधा अपने मन में बोलती है, जो भी है जैसा भी है, बट आई लाइक अजय। ऐसे ही दोनों की बातें करते हुए दिन कट जाता है, रात हो जाती है। अनुराधा खाना खाकर सो जाती है, लेकिन सृष्टि कार्तिक का इंतज़ार करने लगती है, क्योंकि रात के 11 बज चुके थे और कार्तिक अभी तक नहीं आया था। दूसरी तरफ कार्तिक आज अपने ऑफिस का सारा काम निपटाने में लगा हुआ था, क्योंकि कल वो ओपनिंग में बिजी रहने वाला है। अब डेविल की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।